हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपना पावर शेयरिंग का चैप्टर खत्म कर लिया है और इस वीडियो में हम फेडरलिज्म के चैप्टर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो हमने पावर शेयरिंग के चैप्टर में एक फॉर्म पढ़ा था पावर शेयरिंग का, जिसका नाम था वर्टिकल पावर शेयरिंग, यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो उसमें हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को शेयर कर देती है किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और उसे हम बोले थे वर्टिकल पावर शेयरिंग। उसे हम क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म भी बोलते हैं। कंसेप्ट होता है फेडरलिज्म, एक आइडियोलॉजी होती है जिसमें कि गवर्नमेंट सिस्टम दो पार्टीज क्या करती है, काम करती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर देती है, पावर शेयर कर देती है। सेंटर और स्टेट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। हमारा सेकंड चैप्टर यही है। इस चैप्टर में हम फेडरलिज्म के कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि व्हाट इज फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म क्या होता है। काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म कितने टाइप का होता है, यानी कि कितने टाइप्स की फेडरेशन बन सकती है। उसके साथ साथ हम इंडिया के फेडरलिज्म को देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इंडिया को एक फेडरल स्टेट बनाते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इंडिया के में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसने कि इंडियन फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम किया है। और लास्ट में जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे कि हमारे एक अमेंडमेंट आएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि क्या करेगा, एक थर्ड टायर लेके आएगा गवर्नमेंट का, यानी कि लोकल गवर्नमेंट, जो कि हम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के फॉर्म में हमारे सामने अब देखते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है, वो स्टार्ट होता है व्हाट इज फेडरलिज्म, यानी कि ये फेडरलिज्म है क्या। तो फेडरलिज्म जैसे कि हमने देखा कि पावर डिवाइडेड बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। जब पावर को शेयर कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यहां नेशनल गवर्नमेंट लिखा हुआ है और रीजनल कौन सी है, स्टेट गवर्नमेंट, और नेशनल गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जब इनमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है दोनों में, तो उस आइडियोलॉजी को, उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। जैसा कि आपने देखा बेल्जियम की स्टोरी में कि बेल्जियम ने किस कंसेप्ट को अडॉप्ट किया, फेडरलिज्म को। तो वहां पर क्या किया गया, पावर को शेयर किया गया स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और दूसरे केस में हमने देखा श्रीलंका ने पावर शेयर नहीं किया और फेडरलिज्म के कंसेप्ट को अडॉप्ट नहीं किया, और वहां पर जो सारी की सारी पावर रही वो किसके कंसंट्रेट रही, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ये भी एक सवाल है कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करती है, सारी की सारी जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, तो उस गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, तो उस गवर्नमेंट को हम बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें कि सारी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के में वेस्टेड हो। उस सिस्टम को, उस पॉलिटिकल सिस्टम को, उस गवर्नमेंट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी सिस्टम। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है, अगर होती है तो उसको बहुत सारी पावर नहीं होती। जो ज्यादा पावर होती है किसके पास होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट के पास ही होती है। तो ये दोनों में कई बार डिफरेंस भी आ जाता है कि फेडरलिज्म और यूनिटरी जो सिस्टम है इसमें क्या डिफरेंस है। तो आपको बता देना है कि जो फेडरल सिस्टम है वो क्या है, जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच पावर को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। और इधर यूनिटरी सिस्टम क्या है, यहां पर पावर किसमें वेस्टेड होती है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो हमारा ये चैप्टर कह रहा है कि फेडरलिज्म में जो पावर शेयर की जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कर दी जाती है। उसके बाद हमारे यहां पर एक मैप दे रखा है जिसके थ्रू हमें समझाया गया है कि हमारे वर्ल्ड में 193 कंट्रीज में से 25 कंट्रीज ऐसी है जो कौन से कंसेप्ट को अडॉप्ट करती है, फेडरलिज्म को। यानी कि 193 कंट्री है हमारे वर्ल्ड में, और उसमें से 25 कंट्रीज ऐसी है, 25 कंट्री ऐसी है जो क्या करती है, फेडरलिज्म के कंसेप्ट को अडॉप्ट करती है। ये भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि वर्ल्ड में ऐसी कितनी कंट्रीज है जो फेडरलिज्म के कंसेप्ट को अडॉप्ट किए हुए, तो आपको बता देना है कि 25 कंट्रीज। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है
कि इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें व्हाट इज फेडरलिज्म दिया हुआ है और उसके बाद समझाया गया है कि एक फेडरल कंट्री के में कौन कौन से फीचर होने चाहिए, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक कंट्री को क्या करती है, फेडरल बनाती है, यानी कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो क्या होती है, फेडरल होती है। तो हमने देखना है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि फीचर क्या है इसके। तो पहला जो फीचर है हमारा वो ये है, यहां पर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यहां पर कितने लेवल्स होंगे गवर्नमेंट के, 2 या उससे ज्यादा। जैसे कि हम देखते हैं एक तो होता है नेशनल, यानी कि एक तो पूरी कंट्री की गवर्नमेंट होती है, पहला लेवल, और दूसरा हमारा स्टेट के लिए गवर्नमेंट होती है, यानी कि कंपलसरी कितने हैं, 2 हैं और उससे ज्यादा भी टायर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहां पर 3 है, एक लोकल गवर्नमेंट का है जिसमें कि हम पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें कि जो सेकंड हमारा फीचर है वो ये है, जुरिडिक्शन क्या है इनका, स्पेसिफाइड है, यानी कि एक एरिया स्पेसिफाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि यहां पर तो स्टेट अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है और यहां पर कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। और ये कहां पर लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और यहां पर एक ध्यान और रखनी है, यहां पर दोनों जो गवर्नमेंट्स है वो क्या करती है, रूल करती है सेम सिटीजन्स पे, यानी कि इनके रूल करने का एरिया सिटीजन होते हैं, तो ये सेम सिटीजन्स हैं। अब एक इंडिया की गवर्नमेंट होगी और एक राजस्थान की गवर्नमेंट होगी एग्जांपल के लिए, तो इंडिया की गवर्नमेंट भी और राजस्थान की गवर्नमेंट भी एक ही सिटीजन्स पे क्या कर रही है, रूल कर रही है। ऐसा नहीं है कि दोनों गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, अलग अलग सिटीजन्स पे रूल कर रही है। तो इसका सेकंड फीचर हो गया। उसके बाद जो थर्ड फीचर है वो है बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज। हम देखते हैं ना टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया है, बट अगर ऐसा प्रोविजन न बनाया जाए जिसमें स्टेट को पावर न दी जाए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को चेंज कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट की पावर को क्या कर सकती है, कम कर सकती है। बट ऐसा नहीं किया गया। फीचर कह रहा है कि वहां पर क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की जो पावर है वो कहां पर होनी चाहिए, दोनों लेवल्स के पास होनी चाहिए। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट का भी कंसेंट लेना लाजमी हो जाएगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी कंसेंट अपना देगी, जिससे कि जो फेडरल नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज ना हो सके। ये हमारा क्या है, थर्ड फीचर है। उसके बाद फोर्थ फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। किसी भी फेडरल कंट्री में जुडिशरी मेन रोल प्ले करती है। कैसे, जुडिशरी फेडरल सिस्टम में एक अंपायर की तरह काम करती है। देखो यहां पर पावर की बात है, तो पावर को लेकर कंफ्लिक्ट होना तय है। ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को एक्सीड करे, या हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट, तो यहां पर कंफ्लिक्ट के चांसेस क्या रहेंगे, बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। और जैसे ही कंफ्लिक्ट हुआ तो एक ऐसा एम्पायर होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट, यानी कि जिस पर किसी का कोई प्रेशर ना हो। तो हमारे पास एक जुडिशरी एम्पायर होती है जो इन दोनों लेवल्स यानी कि नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अगर कंफ्लिक्ट हो तो उसको क्या करती है, खत्म करने का ट्राई करती है। और जो फैसला लेगा वो कौन लेगा, जुडिशरी लेगी। अगर दोनों में कंफ्लिक्ट हो जाए तो ये जुडिशरी के पास जाते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्या करती है, दोनों की बातों को देखती है और अपना डिसीजन देती है। फोर्थ फीचर ये हो गया। उसके बाद बच्चे फिफ्थ, यहां पर एक और बात, पावर दे दी गई है, पैसा नहीं दिया गया, तो मतलब कहानी खत्म। अब पावर ओनली क्या करेगी अगर उसको हमने कुछ पैसा नहीं दिया। अब एग्जांपल के लिए अगर आपको घर की सारी पावर दे दी जाए, यानी कि आपको घर का मुखिया बना दिया जाए, बट जो पैसे की लेन देन हो रहा है घर पे वो आपके फादर ही रखें, तो आपकी पावर कितना टाइम तक एग्जिस्ट करेगी, कितने टाइम तक चलेगी? मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। अब मुखिया है, आपको कहा गया कि कोई डिसीजन लिया गया, सॉरी आपने कोई डिसीजन लिया कि भाई घर पे ये काम होगा, तो घर पे काम
होने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, उसके लिए आपको किस पे डिपेंड होना पड़ेगा? फैमिली पे। तो आपकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर स्टेट को हम कोई पावर प्रोवाइड ना करें, फाइनेंशियल पावर ना प्रोवाइड करें, दूसरी पावर एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर है वो दे रखी है, लॉज बना सकता है, बट फाइनेंशियल पावर ना दी जाए तो स्टेट की पावर क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी। बट फेडरलिज्म में क्या होता है? स्टेट को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाती है, यानी कि कुछ स्पेसिफाइड एरियाज में स्टेट क्या कर सकता है? टैक्स ले सकता है या अपनी जो इनकम जनरेशन के लिए काम कर सकता है, जिससे कि जो उसकी पावर है वो एज इट इज चलती रहे। तो ये हमारा फिफ्थ फीचर है। उसके बाद बच्चे हमारा जो अगला है वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों हम फेडरलिज्म को लेके आते हैं। तो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। एक है प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री। इसमें क्या होता है बच्चे कि अगर हम पावर शेयरिंग को लेके आएंगे तो हमारी जो नेशनल यूनिटी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। कैसे? एग्जांपल के लिए आप बेल्जियम के केस को देख सकते हैं। बेल्जियम ने क्या किया था? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट बनाई और उनमें पावर को क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इससे उनकी जो नेशनल इंटीग्रिटी है, जो नेशनल यूनिटी है, वो क्या हो गई? सिक्योर होगी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? फेडरलिज्म के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया था, यानी कि वर्टिकल पावर शेयरिंग की। बट दूसरे केस में श्रीलंका ने वहां पर पावर शेयरिंग का कंसेप्ट नहीं अडॉप्ट किया और वहां पर क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वहां पर लोग रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड करने लगे। कैसे? वहां पर तमिल इलम की बात की थी ना कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, तो वो ट्रस्ट टूट गया। और ट्रस्ट बैठाता कौन है? यूनिटी को इंक्रीज कौन करता है? वो फेडरलिज्म का कंसेप्ट। यहां पर दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है फॉस्टर म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी कि दोनों के बीच जो ट्रस्ट को इंक्रीज करेगा। दोनों सेफ हैं, जहां पर पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पर ना तो स्टेट को कोई टेंशन है ना ही सेंटर को। इससे क्या हुआ? ट्रस्ट इंक्रीज होगा। बट अगर कहीं पर स्पेसिफाइड ना हो, पावर शेयरिंग का कंसेप्ट ना हो, फेडरलिज्म का कंसेप्ट ना हो, तो वहां पर स्टेट को भी एक टेंशन लगी रहेगी, चिंता लगी रहेगी कि हमारी पावर क्या है जी, हम किस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और लाजमी बात है कि सेंटर और स्टेट का कंफ्लिक्ट होगा। तो फेडरलिज्म ये दोनों काम करता है, एक तो यूनिटी को इंक्रीज करता है और एक क्या करता है? म्यूचुअल ट्रस्ट को फोस्टर करता है, यानी कि उसको प्रमोट करता है। दोनों एक बात पर सहमत होते हैं। ये हमारे फीचर्स हो गए। कितने फीचर्स देखे हमने? 5 फीचर्स देखे और इसके क्या देखे? 2 ऑब्जेक्टिव्स देखे। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि आप ऑब्जेक्टिव्स बताइए फेडरलिज्म के। तो आपको बता देना है कि ये प्रमोट क्या करता है? यूनिटी, जो कंट्री की यूनिटी है उसको प्रमोट करता है, और दूसरा म्यूचुअल ट्रस्ट को क्या करता है? इंक्रीज करता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है 2-3 नंबर में कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो उसमें ये 5 आप फीचर्स को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला, 2 और मोर टायर्स, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा लेवल होना गवर्नमेंट के, नेशनल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। जुडिक्शन स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो दोनों की पावर्स है वो किसमें रिटर्न है? कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो सेम सिटीजन्स पे क्या करते हैं? रूल करते हैं। तीसरा कि अगर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है तो क्या होगा? दोनों का कंसेंट वहां पर चाहिए, रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमने देखा था कि अंपायर की तरह जुडिशरी क्या करती है? वहां पर अपना रोल प्ले करती है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात होती है, जिसपे किसी तरीके का कोई प्रेशर ना हो। उसके बाद हमने देखा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की पावर के साथ साथ उनको फाइनेंशियल पावर भी क्या की जाती है? डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जिससे कि मनी जनरेशन होगा, पावर दोनों उसकी क्या रहेगी? स्टेबिलिटी रहेगी। अगर पावर एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है और फाइनेंशियल पावर नहीं है तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है? टॉपिक है। इसमें हमने दो टॉपिक समझ लिए। एक तो फेडरलिज्म के कंसेप्ट को समझ लिया और एक फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को समझ लिया। उसके साथ हमने देखा यूनिटरी जो सिस्टम है गवर्नमेंट का वो क्या होता है। तो उसमें देखा ऑल पावर वेस्टेड इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसके बाद बच्चे
यहां पर आपको दो रास्ते मिलते हैं कि आप फेडरेशन को बनाएं। दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फेडरेशन को बना सकते हैं। और हमारा जो बुक है वो भी यही हमें कहता है कि दो तरीके के क्या हैं हमारे सामने फेडरेशंस हैं। कौन कौन से, ये हम देखते हैं। पहला जो इसमें बच्चे जो पहला हमारा फेडरेशन का टाइप है वो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है। और दूसरा हमारा यहां पर क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके क्या है, दो काइंड्स हैं, यानी कि दो टाइप्स हैं। दो टाइप से हम क्या कर सकते हैं, फेडरेशंस बना सकते हैं। पहला कमिंग टुगेदर और दूसरा होल्डिंग टुगेदर। तो इसमें बच्चे क्या है, इसमें हम देख सकते हैं कमिंग टुगेदर का मतलब क्या है। यहां पर जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, यानी कि बहुत सारी यूनिट्स होगी, यानी कि स्टेट्स होंगे, पावरफुल स्टेट्स होंगे, वो क्या करेंगे, अपनी सोवरेनिटी को पोल करेंगे, यानी कि अपनी पावर को क्या करेंगे, एक जगह पर रखेंगे और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का क्रिएशन करेंगे। क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्रिएशन करेंगे। तो इसे कहते हैं हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यहां पर स्टेट आके क्या कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को बना रहे हैं। ठीक है। बट इसमें उल्टा होता है। इसमें एक स्टेट है, यानी कि एक कंट्री है, सॉरी, इसमें एक कंट्री है, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी यूनिटी के लिए क्या करता है, छोटी छोटी यूनिट्स बनाता है, यानी कि होल्ड करके रखता है अपने एरिया को, और उस एरिया को क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी कि स्टेट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। उसे हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर। यहां कमिंग टुगेदर में जो पावरफुल कौन होता है, सबसे ज्यादा स्टेट्स होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो स्टेट्स क्या करते हैं, किसको बनाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाते हैं। यहां पर जो पावर होगी, यहां पर जो पावर होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी। यहां पर किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे की तरह काम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें देखना हो कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन को अडॉप्ट किए हुए है, तो एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं वो कंट्री कौन सी है जी, यूएसए। ठीक है। उसके साथ साथ आप एक कंट्री और देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड। दो कंट्रीज है, एक यूएसए है और एक स्विट्जरलैंड। ठीक है। अगर हम होल्डिंग टुगेदर वाली देखें तो हमारा भारत, इंडिया एग्जांपल है इसका। इंडिया ने क्या कर रखा है, पूरा इंडिया, उसके बाद इसने क्या किए, स्टेट्स बनाए। बट यूएसए के केस में ऐसा नहीं है। वहां पर 13 स्टेट्स क्या हुए, आपस में उन्होंने अपनी पावर को एक जगह पर रखा और फिर एक सेंटर का क्या किया, क्रिएशन किया। और वहां पर स्टेट्स को क्या है, हमारे इंडिया से ज्यादा पावर दी गई है। इंडिया के साथ साथ और कौन सी एग्जांपल है यहां पर, तो बेल्जियम भी एक ऐसी कंट्री है जहां पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को हमने क्या किया है, अडॉप्ट किया है। एक और, अगर स्पेन जो कंट्री है वो कौन सी कंट्री है, वो भी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन वाली कंट्री है। तो अगर हम देखें तो होल्डिंग टुगेदर में जो ज्यादा पावरफुल हो गया वो कौन होगा जी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और यहां पर जो पावर होगी वो अनइक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। कुछ स्टेट्स को ज्यादा पावर होगी, यानी कि कुछ स्पेशल पावर्स दी जाएगी, और कुछ स्टेट को क्या दिया जाएगा, कम पावर दिया जाएगा। वो सेंटर के हाथ पे कि वो किस तरीके से पावर को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। बट कमिंग टुगेदर में जैसे कि यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इसका एक और एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। तो उसमें क्या होते हैं, स्टेट और सेंटर के पावर, जो सॉरी स्टेट और सेंटर के पास इक्वल पावर होती है।
तो इस तरीके से ये काम करते हैं। और ये हमारा टॉपिक क्या है, काइंड ऑफ फेडरेशंस, जिसमें कि हमने क्या क्या देखा, दो फेडरेशंस देखी, एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन देखा और एक देखा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और इसके एग्जांपल्स भी देखे। इसमें कमिंग टुगेदर में यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया आएगा, और होल्डिंग टुगेदर में इंडिया, बेल्जियम और स्पेन आएगा। और अगर पावर की बात की जाए तो कमिंग टुगेदर में जो स्टेट्स होते हैं उनके पास ज्यादा पावर होती है, और होल्डिंग टुगेदर में उनके पास कम पावर होती है, यानी कि सेंट्रल को क्या किया जाता है, स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो हमारे यहां पर दो क्या हो गए, कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और जो नेक्स्ट हमारे अगले टॉपिक्स हैं, जैसे कि कौन सी चीजें इंडिया को क्या करती है, फेडरल बनाती है, फेडरल स्टेट बनाती है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया के फेडरलिज्म को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको समझाया वो आपके समझ आया होगा। धन्यवाद।